हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी पे, जहाँ पे मैं राजेश सर और मेरे साथ और भी शिक्षक लोग मिलकर पूरी एक मुहिम में एक लक्ष्य बना लिया है। एक मुहिम हमने बनाई है जहाँ हमने ये ठान लिया है कि जितने भी लोग WBTET 2022 का इस बार फॉर्म फिलअप करेंगे और उनमें से वो लोग जो आज हमारे जो काबिल एकेडमी के साथ जुड़ जाएंगे, काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जहाँ पे WBTET 2022 की टेट की तैयारी की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है, और वो भी 100% फ्री यानी कि निःशुल्क में, क्योंकि शिक्षा पे सबका अधिकार है। ठीक है ना। तो इस मुहिम में हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत और आपकी लगन और आपकी ईमानदारी मिलके सफलता के शिखर तक हम दोनों पहुंचे, क्योंकि अगर आप सफल होंगे तो काबिल एकेडमी सफल होगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैथ्स पेडागोगी की आज दूसरी क्लास में लेकर आया हूं आप सबके सामने। पहला क्लास के वीडियो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, ये दूसरा क्लास है जहां हम लोग मैथ्स पेडागोगी के और 10 बेहतरीन सवाल को और कुछ कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल अलग तरीके से सीखेंगे, ताकि ये 10 सवाल 100 सवालों को सॉल्व करने के बराबर हो जाए। और बिल्कुल यही होगा, मार्क माई वर्ड, 10 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 100 क्वेश्चंस। सो बने रहिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज ड्यू टू। अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स यानी गणित जो आप पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल पे, इसको पढ़ाने में जो समस्याएं आती है, जो प्रॉब्लम्स आती है एज अ टीचर, प्राइमरी टीचर, ठीक है, वो क्यों आती है? कारण दिए हुए हैं। मैंने कहा था आपको पहले वीडियो में कि वॉट एवर क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू सॉल्व इन द एग्जामिनेशन और वाइल डूइंग प्रैक्टिस बैक एट होम और डूइंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डूइंग अ लॉट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, before answering any kind of pedagogical question, whether maths pedagogy, English, Hindi, or whatever pedagogical question you are solving, before solving, assume yourself as a teacher, think from the perspective of a teacher and then solve the question. You will definitely get the answer, because the answer in pedagogical question are very logical and constructive. ठीक है, देखते हैं। तो मैथ्स को पढ़ाने में दिक्कत होती है, क्या कारण है? पहला कारण दिया है बिग स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। देखिए, क्लास में बहुत सारे बच्चे होने से एक बात तो सही है, दिक्कत तो होती है। इसलिए सरकार ने एक नियम बना दिया है कि क्लास का एक स्ट्रेंथ होगा, जैसे कि 24 बच्चों का या 40 बच्चों का, एक रेशियो कर दिया है 30:1 या 40:1। इस रेशियो में एक टीचर 40 बच्चों को पढ़ाएगा, जिससे हर एक बच्चे क्लास में दिए जाने वाले ज्ञान को, मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट के नॉलेज को आसानी से ग्रहण कर सके। लेकिन ये कोई रीज़न नहीं हुआ कि मैथ्स पढ़ाने में दिक्कत आ रही है। अगर टीचर सही है, लेसन प्लान बना के जाता है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी अच्छी पकड़ है, तो भले ही क्लास का स्ट्रेंथ जो भी हो, वो टॉपिक को आसानी से समझा सकता है। दिक्कतें आ सकती है पर समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये कोई रीज़न नहीं है। टीचर्स एटीट्यूड, हाँ भाई, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, टीचर्स के एटीट्यूड का आखिर क्या मतलब होता है? यानी कि देखिए, इसको मैं बता रहा हूँ, आंसर आपका यही होगा कि जो टीचर है ना पढ़ाने वाले, हमारे और आपके, ऐसे हम लोग एटीट्यूड में रहते हैं, ना अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ना अपने सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज रखते हैं, ना उसको अपडेट करके पढ़ाते हैं, ना रिक्रिएट करते हैं, ना ही कोई क्रिएटिविटी, ना कोई मेथड क्रिएट करते हैं कि बच्चों को आसानी से पढ़ाया सके, रियल लाइफ एग्जाम्पल देके, है ना। इस पे आते हैं, लेकिन आगे देखते हैं। टीचर्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड, शिक्षक का इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है? अरे भाई, एक शिक्षक गुरु अमीर हो या गरीब हो, उसको मैथमेटिक्स पढ़ाने से क्या दिक्कत है भाई? क्या गरीब घर से आने वाला शिक्षक क्या मैथ्स पढ़ाने में उसको दिक्कत होगी? अगर वो अपने मैथ्स में अच्छा है तो गरीब होने के बाद भी अच्छे पढ़ाएगा, अमीर होने के बाद भी अच्छे। अमीर होने के बाद क्या मैं नहीं पढ़ाऊंगा? मैं घूमूंगा, अरे मैं तो अमीर हूँ, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है ना, ऐसा तो ये बचकाना सा ये है। ठीक है ना। भास्ट मैथमेटिक्स सिलेबस, मैथमेटिक्स सिलेबस भास्ट क्या होता है? आपको 1 साल दिए गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन का सिस्टम है हमारे CBSE बोर्ड में, दूसरे भी बोर्ड में। आपको समय दिया गया, आपको एक क्लास 40 मिनट का 45 मिनट का क्लास है, आपके पास लेसन प्लान बनाना है। आप जब हर एक लेसन का लेसन प्लान बनाते हो तो कोई सिलेबस भास्ट नहीं होता। अब सिलेबस भास्ट होने का मैथ्स को पढ़ाने में दिक्कत का क्या रिलेशन है? देयर इज नो रिलेशन of vast mathematics
विद द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ये चाइल्डिश आंसर होगा। देखिए आंसर होगा शिक्षक का एटीट्यूड। अब बोलेंगे ये क्या है, मैं समझाता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। देखिए टीचर का एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। सबसे पहली बात जो होती है जो टीचर के एटीट्यूड में है वो है फियर एंड फेलियर। ठीक है, पेरेंट्स का, स्कूल का, मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का एक डर। जब आप पहली बार कहीं पढ़ाने जाते हैं नई जगह पे तो कई सारी ये चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है टीचर के ऊपर। और उसको वहाँ का जो स्टैंडर्ड है स्कूल का, अगर स्कूल का एक स्टैंडर्ड सेट है ना तो आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। इसका एक फियर होता है और नहीं पहुँचने पे असफलता स्कूल से निकालने जाने का डर भी होता है, दिक्कत होती है। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा जो रीज़न है वो है इनएडेक्वेट टीचर प्रिपरेशन। इनएडेक्वेट टीचर्स प्रिपरेशन। इसका मतलब क्या है भैया? आपको पता है कल आपकी क्लास क्या है, आपको 3 पीरियड लेने हैं और आपने लेसन प्लान बनाया नहीं है, जो कि भारत में पढ़ाने वाले ज़्यादातर शिक्षकों की तो यही प्रॉब्लम है ना। 45 मिनट में क्लास पूरा नहीं होता है। कहाँ से पूरा होगा? 45 घंटे दे देंगे तो ही पूरा नहीं होगा अगर आप स्ट्रेटेजी बना के क्लास नहीं लेंगे। लेसन प्लान इज मस्ट। आप ट्रेंड है, आपने डीएलएड की पढ़ाई की है, आपने बीएड की पढ़ाई की है, आपने प्रॉपरली आपने ट्रेनिंग ली है, पर आप लेसन प्लान नहीं बनाते, आपको पढ़ाने का मन नहीं है तो आप अपडेट नहीं है। आपको नहीं पता कि 45 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे ये टॉपिक कैसे ख़त्म करना है विद इन टाइम, तो क्या होगा? मैथ्स पढ़ाने में दिक्कत होगी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने में दिक्कत होगी और होनी चाहिए। उसके बाद है टीचर्स क्वालिफिकेशन, टीचर्स की शिक्षा, ये बहुत मायने रखती है। अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं हैं, ठीक है, और आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, ठीक है ना, तो आपकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग पे फ़र्क तो पड़ेगा ना। एक मैथमेटिक्स टीचर है जो ऑनर्स लेके मैथमेटिक्स करा है, उसके बाद उसने उसमें एमएससी करा, उसके बाद उसने बीएड की ट्रेनिंग ली और मैथमेटिक्स को कैसे ठीक से पढ़ाया जाता है इस पर ट्रेनिंग ली है, प्रैक्टिकल उसने पढ़ाया है। और एक टीचर है जो जस्ट एक बीएससी इन मैथमेटिक्स करके आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाएगा, वो कम अच्छा पढ़ा पाएगा, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस का असर तो पड़ता है कि नहीं। चौथा रीज़न क्या हो सकता है? चौथा रीज़न हो सकता है एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, यानी गणित के प्रति टीचर का खुद का नज़रिया। अगर आपका गणित के प्रति खुद का नज़रिया ही पुअर है, सही नहीं है, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ें आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको बच्चों को ग्रुप टास्क में कैसे तब्दील करें, रियल लाइफ एग्जाम्पल कैसे दें, फील्ड ट्रिप कैसे कराएं मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल लेबोरेटरी का कैसे इस्तेमाल करें जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे? दिक्कत तो आएगी ना। तो टीचर्स का एटीट्यूड जो है ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड सवाल, अब मैथमेटिकल लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत ही बढ़िया सवाल है। मे ऑकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, कह रहा है मैथमेटिकल लर्निंग डिसेबिलिटी, ये दूसरा सवाल है, यानी गणित सीखने में जो आपको दिक्कत आती है, वो दिक्कत इनमें से कौन है जिसके चलते नहीं होनी चाहिए? पहला है सेरिब्रल डिसफंक्शन। व्हाट इज दिस? इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, माने एक तरह से एक बीमारी, यानी आपका ब्रेन कभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो सका, ग्रो नहीं कर सका, अभी भी कुछ मानसिक उत्पीड़न है, बीमारी है, और कम्युनिकेशन ठीक से नहीं है, ब्रेन के अंदर दिक्कतें होती है मानसिक तौर पे। तो ये तो एक रीज़न है भाई, मैथमेटिक्स समझने में तो डिफिकल्ट हो सकती है। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल आपको डिसऑर्डर है, सेरिब्रल डिसफंक्शन है, जिसपे बौद्धिक क्षमता से जिससे बौद्धिक क्षमता आपके पास आती है, जिस सेरिब्रल से, अगर वो ही ठीक से काम नहीं करता है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, तो दिक्कत तो होगी। इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी भावनात्मक तौर से जब आप डिस्टर्ब होते, अभी देखिए इमोशनल और ये बिहेवियरल, इन दोनों को समझिए। इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिहेवियरल समझते हैं। बिहेवियरल यानी कि आपका व्यवहार में काफ़ी डिस्टर्बेंस है, यानी कि
आपको बहुत जल्दी जो है गुस्सा आ जाता है, आपको बहुत जल्दी क्या आता है, गुस्सा आता है, ठीक है, या एंजाइटी होती है चीज़ों को लेके, पास या फेल होने का डर, परफॉर्म ना करने का डर है कि नहीं। तो या दूसरे जो मेंटल स्टेट हैं, ये सब बिहेवियरल में आ जाते हैं। अगर ये समस्या अगर आपके अंदर है और टीचर की एक छोटी छोटी डांट फटकार से भी आप गुस्सा हो जाते हो, बदतमीजी करते हो, तो आपको तो मैथ्स पढ़ने में डिफिकल्टी तो होगी। जहाँ तक सवाल है इमोशनल का, तो ये जो इमोशनल जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली है क्या। इमोशनल चीज़ें जैसे कि आप डिप्रेशन में रहते हो किसी भी कारण से, गलत आदत के चलते या फैमिली के चलते, ठीक है, या आप लोनलीनेस हो, अकेले हो, घर में माँ पिताजी हैं पर दोनों वर्किंग हैं, घर में आप अकेले हो, कोई सिबलिंग नहीं है, तो आप बहुत ही अकेला महसूस करते हो, है ना। सेल्फ एस्टीम का कम होना, यानी जो आत्मसम्मान है, आपका जो आत्मसम्मान है वो किसी तरह से चोट पहुंचाया है किसी ने, यानी आप कुछ करते हो लेकिन आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, आपको प्रशंसा नहीं मिलती है। आपने तारे ज़मीन पे फिल्म तो देखी होगी, तारे ज़मीन में फिल्म क्या था, माँ व्यस्त रहती है, पिता उसके ऑफिस में रहते हैं, बेटा बाहर चला जाता है और वो कुछ भी अच्छा करता है, पिता उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, उसको ऐसा लगता है कि वो चाहे कितना भी अच्छा कर ले उसे कभी कोई अच्छा कहने वाला नहीं है। उसका जो आत्मविश्वास होता है ना वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है, वो दुनिया में अपने आप को सबसे अकेला महसूस करता है, उसके अंदर डिप्रेशन आ जाता है और वो पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के बैठ जाता है। ऐसे बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें जिससे मैथमेटिक्स सीखने में डिसेबिलिटी होती है, असुविधा होती है। और ये सेरिब्रल जो है ये हेल्थ इश्यू है। कल्चरल फैक्टर्स क्या होता है, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, कैसा आपका कम्युनिटी है, कैसा आपका ग्रुप है, आप किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास क्या है, आपकी परंपरा रीति रिवाज क्या है, इसका आपके पढ़ाई लिखाई से कोई लेन देन नहीं है, वो अलग चीज़ है, कम्युनिटी की चीज़ें हैं। आदिवासी लोग का बैकग्राउंड अलग है और जो शहरी लोग हैं उनका बैकग्राउंड अलग है, पर ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आदिवासी बगान से आने वाले लोग जो हैं वो ठीक से ना पढ़ पाए, वो बेहतर कर पाते हैं शहरी लोगों की तुलना में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन रीजन्स, बहुत ही आम कारण है, इनमें से कौन आम कारण है फॉर फियर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ से डर लगता है, क्या कारण है। तो भैया 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं भाई मैथ से डर लगता है। भाई कहता है कि भाई ये तो भाई हमारे पल्ले नहीं पढ़ने, मेरे पल्ले तो पढ़ने वाले नहीं है और मैथ से भागता है ना। तो बोला कि कौन सा कॉमन रीजन है। अब लोग कॉमन रीजन देखते हैं। लैक ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम पेरेंट्स और टीचर। कितना भी अच्छा कर लो या खराब कर लो, कुछ भी कर लो, अगर 10 में से 4 नंबर आए हैं तो उन 4 नंबर की बधाई तो मिलती नहीं है, 6 नंबर क्यों चले गए उसकी डांट जरूर मिलती है, तो आगे और करने का मन नहीं करता है। पेरेंट्स कोसते हैं, माता पिता कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं, और टीचर तो कहता है कि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। गुरु के मुंह से निकलने वाला बात छात्र का भविष्य डिसाइड करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, गुरु यानी आपके मेंटर से मुख से निकलने वाली बात क्लास के अंदर जिसको आप कह रहे हैं उससे उसकी जिंदगी बन सकती है या तबाह हो सकती है। बहुत ज़रूरी है, अगर उसको उत्साह ना मिले, एनकरेजमेंट ना मिले, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रायर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस विथ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के साथ उसका हमेशा बुरा अनुभव रहा है, यानी वो करने की कोशिश करता है, चीज़ें समझता है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में सॉल्व करने जाता है तो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता और चीज़ें गलत करके आ जाता है। और इतनी बार गलत कर चुका है कि उसको सुधारने के बजाय उसे छोड़ना ज़्यादा आसान लगता है। वो अपने आप को बिल्कुल फ्री समझता है, गुलामी से मुक्त समझता है। लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल। कोई पॉजिटिव रोल मॉडल नहीं है उसके लिए, जो उसके सामने बैठे, उसका हाथ थामे, उससे पूछे अच्छा क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बन रहा है, क्या कोई दिक्कत है, घर में दिक्कत है, क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी बात मैं कह रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अच्छा लो मैं मेरे साथ तुम बैठो, मैं तुम्हें अकेले पढ़ाऊंगा। काश कोई होता जो उसका रोल मॉडल बन पाता, तो वो इस गहराई से बाहर निकल जाता, इस अंधकार से बाहर निकल जाता। ये तीनों ही कारण हैं मैथ से डर लगने के। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माहिष्मति इज अ 3rd ग्रेड स्टूडेंट। माहिष्मति क्लास 3 की एक स्टूडेंट है। शी हैज़ मैथ एंजाइटी। मैथ से उसे डर लगता है, मैंने मैथ होने से उसका पूरा पसीना छूट जाता है, गर्मी में ठंडा लगने लगता है उसे।
एंग्जाइटी होने लगती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू डू एज मैथ टीचर टू ओवरकम हर मैथ एंग्जाइटी। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं और ये स्टूडेंट महिष्मती आपके क्लास की स्टूडेंट है, उसके इस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? सोचे, आप एक शिक्षक हैं, सोचना होगा। पढ़ाना ऐसे ही होता है। आप मारपीट नहीं कर सकते, उसे क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते, प्रिंसिपल को कंप्लेन नहीं कर सकते, पेरेंट्स को बुला के सबके साथ डांट नहीं सकते, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये जमाना गया, ये थेथराई बंद कर दीजिए। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे टीचर नहीं पढ़ाते हैं आज के स्कूल में। से महिष्मिता टू गिव इंपॉर्टेंस टू हर ओन एवेल्युएशन। आप महिष्मिता से ये कहें कि तुम खुद देखो कि तुम क्या गलत और क्या सही कर रही हो, क्या ये तरीका हो सकता है। प्रॉपरली एक्सप्लेन इट टू हर। आप उसके साथ बैठे और चीज़ों को दोबारा उसको व्याख्या करें, समझाएं कि देखो चीज़ें कैसे थी, इसका बेसिक क्या था और ये कैसे बनेगा, और कुछ एग्जांपल्स दें, समझाएं, बार बार समझाएं, बार बार जब तक समझाए तब तक वो समझ में ना आ जाए, और उसे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दें। सीम्स टू बी करेक्ट। यू विल डू द एंटायर मैथ। आप कर दो एंटायर सारा मैथ। तो भैया अगर आपका टीचर, आपका स्टूडेंट अगर मैथ नहीं सकता है तो आपका बना देने से उसका सॉल्यूशन तो होने से रहा, क्योंकि परीक्षा तो आपको देनी नहीं है, आपके छात्र को देनी है। ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ लर्नर इज हैविंग अ प्रॉब्लम विथ नंबर एंड कैलकुलेशंस, शी और ही मे बी हैविंग अ डिसेबिलिटी नॉलेज। सवाल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा ही मजेदार सवाल है। देखते हैं। कह रहा है कि अगर किसी बच्चे को संख्या या कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, चीज़ें उसको समझ में नहीं आती है, तो इसे कौन सी डिसेबिलिटी कहते हैं? डिसेबिलिटी बहुत तरह की है, आज ही बता दूंगा सारा, दूसरे वीडियो में नहीं बताऊंगा, इतना समय नहीं है। डिस्ग्राफिया नहीं, विजुअल स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, डिसलेक्सिया नहीं, इसे कहते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया है, कैलकुलिया होता है जब आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, आप कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हो, ऐसे लर्निंग डिसेबिलिटी को हम लोग डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो बाकी को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए बाकी को देख लेते हैं, ताकि कोई भी सवाल यहाँ से आ जाए लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर आप आसानी से सॉल्व कर पाए। देखिए सबसे पहला है डिस्ग्राफिया। क्या है? डिस्ग्राफिया। बहुत ही बढ़िया है। देखिए डिस्ग्राफिया क्या, आखिर प्रॉब्लम तो कुछ बढ़िया नहीं है, पढ़ा रहा हूं बढ़िया से। डिस्ग्राफिया, इट इज अ डेफिशिएंसी दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली। देखिए ग्राफ का मतलब होता है राइट। इसका मतलब ये होता है, ये एक ऐसी मतलब कहें इनएबिलिटी है जिसमें आप कोहेरेंटली, माने रिदम तरीके से, लयबद्ध तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से लिख नहीं पाते। आपको प्रॉब्लम होती है, कहाँ से आपने शुरू किया, कहाँ आपने ख़त्म कर दिया, बीच में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। राइटिंग डिसेबिलिटी, ठीक है, ठीक से कोहेरेंटली लिख नहीं पाते। विजुअल स्पेशियल डिसेबिलिटी, अब ये क्या है? इट इज़ अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू प्रोसेस विजुअल स्पेशियल सेंसरी इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि आपको पिक्चर्स के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से कुछ चीज़ें, टॉपिक को समझाया जाता है, मैथमेटिक्स का हो या किसी भी अलग सब्जेक्ट का हो, लेकिन आपको जो पिक्चर्स दिया रहता है उसमें आप रिलेशनशिप ही एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हो। आपको चीज़ें, पिक्चर समझ ही नहीं पाती, आप कोऑर्डिनेशन, तालमेल ही नहीं बैठा पाते दोनों पिक्चर में क्या रिलेशन है, तो तीसरा पिक्चर जो है वो क्या होगा आपको समझ ही नहीं आता है। इसे कहते हैं विजुअल स्पेशियल डिसेबिलिटी। तीसरा है डिसलेक्सिया, जो तारे ज़मीन पे आपने देखा होगा, लिखने पढ़ने की, समझने की जिसको असुविधा होती है ना, उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। इट इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ये एक ऐसी सीखने की एक नाकाबिलियत है जिसमें आप लिखना, पढ़ना और समझने में आपको बहुत दिक्कत होती है। तारे ज़मीन में जो लड़का था उसको यही प्रॉब्लम थी। ठीक है, दूर किया जा सकता है। डिसकैलकुलिया, मैंने भी कहा आपको, इट इज़ अ डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसमें बच्चे जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, वो कर नहीं पाता है, उसे समझ ही नहीं पाता है कि कहाँ शुरू करे, कहाँ खत्म करे। पहले डिवाइड होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ब्रैकेट होगा, ऑफ होगा, क्या हो, उसे पता नहीं होता है। डिस्फेजिया, अब ये डिस्फेजिया क्या है? अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज। ये एक भाषा संबंधी नाकाबिलियत है। इसमें क्या होता है?
इसमें आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है और जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है, यानी कि दूसरों से कम्युनिकेशन करना और चीज़ों को समझना, जो दिया गया है, जो बोला गया है, उस चीज़ को ना आप समझ पाते हैं और ना ही बेहतर तरीके से संवाद कर पाते, बातें नहीं कर पाते, कम्युनिकेट, अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते और ना ही उससे कम्युनिकेशन को ले पाते हैं। डिस्प्रैक्सिया, इट इज़ अ मोटर डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द मोटर, यानी कि मोशन क्या है बताऊंगा, अफेक्ट द कोऑर्डिनेशन ऑफ टंग एंड लिप्स टू प्रोड्यूस साउंड। देखिए मैं जो भी बातें कह रहा हूँ ये हवा में वाइब्रेशन होकर साउंड पैदा करता है। इसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपका ये लिप्स कब टच होगा कब नहीं होगा, और आपकी टंग जो ऊपर तालू के साथ टच करती है या नहीं टच करती है, या दोनों दांतों के बीच आती है, या अंदर जाती है, या हिलती है, दाएं बाएं सब मुड़ती है। जब ये आपस में सही तरीके से कोऑर्डिनेशन करके मूव करता है मोशन के साथ, तो साउंड प्रॉपरली आपके मुख से निकलती है और सही चीज़ें आपको पता चलती है। तो जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, साउंड ठीक से नहीं दे पाते, उनके लिप्स और टंग में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, उसे कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे और भी कुछ है डिसऑर्डर। इसके बाद है एफेजिया। अब ये देखिए एफेजिया क्या है, एन इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। ये एक लैंग्वेज की ऐसी असुविधा है जिसके चलते आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, संवाद नहीं कर पाते, बातचीत करने में आपको बहुत दिक्कतें आती है। डिसआर्थिया और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर है, मस्तिष्क में, ब्रेन में ही प्रॉब्लम है, विच लीड्स टू इम्प्रेसाइज स्पीच, जिसमें क्या होता है आप जो भी बोलते हैं ना वो सामने वाले को ठीक से समझ में नहीं आता, आपने क्या बोला कैसे बोला समझ में नहीं आता है। एक तरह से कहे तो जो तोतलाना जो होता है ना, ठीक है, वो एक बोल सकते हैं इस कैटेगरी में आता है। डिस्टोपिया, अब ये डिस्टोपिया जो है ये एक मैंने क्या बोले काल्पनिक संसार है, जिसमें आप सोचते हैं कि ये काल्पनिक संचार है और उसमें आपकी ज़िंदगी एकदम नरक बन चुकी है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद है, आपको बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, आप ये मानते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्टोपिया। स्टटरिंग, आपने रानी मुखर्जी की हिच की फिल्म देखी होगी, वहाँ पे उनको बोलने में दिक्कत होती है तो इस तरह से चीज़ों को बोलती है ना, हेलो हेलो माय नेम इज़ रानी मुखर्जी। ये जो अटकना होता है, चीज़ों को बोलना होता है, इसे स्टटरिंग कहते हैं। अ स्पीच डिसऑर्डर अफेक्ट द फ्लो ऑफ द स्पीच बाय रिपीटिंग द सेम वर्ड अगेन अगेन। एक ही शब्द को बार बार बोलना क्योंकि उसको ठीक से आप नहीं बोल पाते, है ना, तो ये हो जाता है स्टटरिंग। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपको मैंने बता दिए, जो लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं और आगे आने वाले क्लासेस में नहीं बताऊंगा, आप इसका नोट्स कर ले, बहुत ज़रूरी है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। चलिए, रुस्तम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 परफॉर्म वेल इन क्लास टुडे डेली। रुस्तम आपके क्लास 3 का एक बच्चा है और डेली क्लास में अच्छा करता है, बट इट डजन स्कोर इन द एग्जामिनेशन, लेकिन मेन एग्जाम में जाके स्कोर नहीं करता है, क्लास में अच्छा करता है। हाउ डू यू सॉल्व हिज प्रॉब्लम एज ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। अब एक मैथमेटिक्स के टीचर होने के चलते आप रुस्तम के इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। भाई आपका बच्चा है वो क्लास का, और आपको पता है क्लास में सबसे अच्छा करता है, एग्ज़ाम में जाके खराब कर देता है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत तारीफ़ें मिलती है, लेकिन जब वो मेन एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, जैसे कि माध्यमिक की परीक्षा आप लोग देते हो, 12th का एग्ज़ाम देते हो, कॉलेज का एग्ज़ाम देते हैं, क्लास में अच्छा करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम के क्लास का जो माहौल होता है ना, जो प्रेशर होता है, वो झेल नहीं पाते और सारे क्वेश्चन के सवाल आते हुए भी एंग्जाइटी में सारे या तो छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं। क्या करेंगे आप, देखिए, बाय गिविंग हिम मोर होमवर्क। अरे वो क्लास में तो अच्छा कर ही रहा है, सारे सवालों के जवाब दे रहा है, अब होमवर्क देंगे वो भी करके आएगा, लेकिन समस्या का समाधान तो नहीं होगा ना। फाइंडिंग आउट इज मिस्टेक एंड एक्सप्लेन इट, बिल्कुल सही जवाब। दिस इज अ मैटर ऑफ काउंसलिंग। सीधी सी बात है, ये काउंसलिंग का मैटर है। बात करें, कितने टीचर होते हैं जो आज प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अपने उन बच्चों से बात करते हैं जो बच्चे क्लास में तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट टीचर को हैरान और परेशान करता है कि ये बच्चा का ऐसा खराब मार्क्स कैसे आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ कैसे पता करें, होमवर्क देकर नहीं, पनिश करके नहीं, उसे क्लास में घुसने नहीं देंगे ऐसा करके नहीं। बात करें, अकेले में बात करें, पूछे उससे, हैंड होल्डिंग करें,
उसके दिल में क्या है वो जानने की कोशिश करें। अरे आप उसके गुरु हैं, गार्जियन हैं, फादर फिगर हैं, बात करें क्या समस्या है और उसे बार बार चीज़ों को उसे एक्सप्लेन करें, अपने सामने उसे सॉल्व करने के लिए करें। और अपने जब वो सॉल्व करेगा तो उसकी दिक्कतें आपके सामने आएंगी, उसे आप दूर कीजिए। कुछ ही दिनों में देखिएगा आपका बच्चा एग्जाम में भी बेहतर करने लगेगा। और हो सके तो उसका टेस्ट आप अलग से लीजिए कुछ दिन, बिल्कुल संभव है। अकेले लीजिए, वो बेहतर करेगा, उसके बाद उसको ग्रुप में डालिए। चीज़ों को ठीक करना आसान होता है, क्रिएटिविटी सोचने की ज़रूरत है, क्रिएटिवली सोचने की ज़रूरत है। तो हमारा आंसर होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कैन बी रीजन फॉर पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑन सम पार्ट्स ऑफ मैथ्स। कह रहा है आपने मैथ्स तो पढ़ा दिया पर मैथ्स के कुछ हिस्से ऐसे रह गए जहां बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, है ना। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा? देखिए, पहला है गैप बिटवीन एक्सप्लेनेशन ट्रांसमिटेड बाय टीचर एंड दैट रिसीव्ड बाय स्टूडेंट। आपने मैथ्स के उस टॉपिक को पढ़ा दिया, आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, बात यह है कि बच्चों के पास पहुंचा कितना, बच्चों ने रिसीव कितना किया और कैसे रिसीव किया, इसके बीच का जो गैप है ना, यही सबसे बड़ा कारण होता है कि मैथमेटिक्स समझने के बाद भी उसी मैथ से कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो बच्चे को समझ में नहीं आते। स्क्वायर समझ में आ गया, स्क्वायर रूट समझ में नहीं आया। इसका मतलब स्क्वायर समझ में नहीं आया था तो पूरी बात वहाँ समझ में नहीं आई, इसलिए स्क्वायर रूट पढ़ाते वक्त स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पता नहीं है। ये होगा आंसर। अनहेल्दी होम एनवायरनमेंट। अब घर में आपका हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, थोड़ा गंदा उंदा घर है, मेसी घर है, तो उससे क्या लेना देना है। घर साफ करके आएंगे, बिस्तर लगा के आएंगे, झाड़ू करके आएंगे, तो क्या मैथ जल्दी समझ में आएगा? गजब है भाई। फ्यू आर नो सिबलिंग्स एट होम। घर में भाई बहन या तो एक या दो है या भाई बहन है ही नहीं, यानी कि अब अकेले हो। तो अकेले है तो क्या नहीं पढ़ोगे? पढ़ना पड़ेगा ना, ये कोई रीजन हुआ? लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, माने पोषक पदार्थ खाने के लिए ठीक से नहीं मिलता है। इसका पढ़ाई से ठीक है, पोषक पदार्थ खाने के लिए नहीं मिलता है तो लोग कुपोषित हो जाते हैं, तो पढ़ाई पर असर पड़ता है, लेकिन ये इतना बड़ा रीजन नहीं है। अब क्या घर से आप हॉर्लिक्स पी के आओगे तो मैथ्स के ज़्यादा समझ में आएगा आपको, और जो दाल भात भुजिया खा के आ रहा है उसे समझ में नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना चीज़ें। तो आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हो और बच्चे जो रिसीव करते हैं, इसके बीच जो गैप होता है ना, यही होता है कि मैथ्स से कुछ टॉपिक समझ में आते हैं, कुछ समझ में नहीं आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन अ मैथमेटिक्स टीचर फेस while teaching the mathematics subject। जब एक शिक्षक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है, अगर मैं मैथ्स का टीचर हूँ और मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो कौन कौन से समस्या का सामना मुझे करना पड़ सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें आप सभी भविष्य के टीचर बनने वाले हैं, है ना, सोचे टीचर की तरह। पहला है, although mathematics carries great importance in the curriculum, certain students find it as an uninteresting subject। देखिए, मैथमेटिक्स हमारे सिर्फ स्कूल का, कॉलेज का, हाई स्कूल का ही नहीं, हमारे जीवन का भी बहुत अहम हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। करिकुलम का भी, सिलेबस का भी, लाइफ का भी, रियल लाइफ का बहुत बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है हमारे डेली लाइफ में मैथमेटिक्स का। लेकिन फिर भी हमें पता है ना कि क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैथ्स के क्लास में या तो सो जाते हैं या बंक मारते हैं या भाग जाते हैं, या उनको क्लास करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैथ्स उनके लिए बिल्कुल नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता है। उनके लिए एक अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसमें कोई मज़ा नहीं है, कोई रुचि नहीं है, सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। सही है, बात तो सही है। मैथमेटिक्स इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ टीचिंग प्रिपरेशन, लैक ऑफ विच कैन लीड टू अ फेलियर। बात तो सही है। आपको कल अगर किसी मैथ्स के टॉपिक को पढ़ाना है, सिंप्लीफिकेशन कराना है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका लेसन प्लान आपने ऐसे डिज़ाइन किया हो जहाँ पे जो प्रायर नॉलेज है बॉडमास का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बॉडमास के बेसिक नियम भी उसमें शामिल हो, और उसके बाद मैथमेटिक्स के उस सब्जेक्ट को आप पढ़ा भी पाए। तो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका सही प्रिपरेशन नहीं है तो आप मैथमेटिक्स ठीक से पढ़ा तो नहीं पाएंगे। यानी कि ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, आंसर होगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर, अ टीचर आस्क्स द चिल्ड्रन टू टेल द वेरिएशंस इन द टाइमिंग ऑफ सनराइज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव डेज। अब एक शिक्षक ने एक प्रैक्टिकल काम दे दिया है एक बच्चे को। काम क्या है कि भाई तुम एक काम करो, तुमको 5 दिन मैं देता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे को सूरज कितने बजे उगा, ट्यूसडे को कितने बजे उगा, वेडनेसडे को कितने बजे उगा, थर्सडे को, फ्राइडे को सूरज कितने बजे उगता है,
5 दिन का मुझे टाइमिंग बताओ और बताओ इन 5 दिन के टाइमिंग में क्या डिफरेंस है, क्या तुम्हें समझ में आया, कम ज़्यादा कितने मिनट या सेकंड का डिफरेंस है। दिस टास्क रिफ्लेक्ट्स द टीचर्स एफर्ट्स टू। तो यहाँ टीचर आखिर क्या प्रयास कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है, क्योंकि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में उसको डाला गया है। तो उस बच्चा को सुबह उठना पड़ेगा ना। अब सनराइज देखने के लिए सूरज के उगने से पहले बच्चे को उठना पड़ेगा, ये एक हैबिट फॉर्म करेगा। और प्लस मैथमेटिक्स सीखना है, उसको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, चलो भाई तुम सूरज के 5 दिन का टाइमिंग लेके आओ। इंट्रोड्यूस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इससे उसके अंदर एक शिष्टाचार आएगा। रिलेटिंग रियल लाइफ इवेंट्स विद द नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही जवाब है। आप जो भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं उसे अगर डेली लाइफ में होने वाले किसी घटना के साथ जोड़ के बच्चे को ग्रुप टास्क दे दे, बच्चे उस कॉन्सेप्ट को जिंदगी भर नहीं भूलते हैं, है कि नहीं। नील बटे सन्नाटा एक फिल्म है, देखें और देखें किस तरह से एक क्लास 10th का बच्चा दूसरे क्लास 10 के बच्चे को मैथ्स को बिल्कुल अलग तरीके से समझाता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से। एनहांस द क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में क्रिएटिविटी तो आएगी लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। डेवलप द मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स की क्या भाषा डेवलप करेंगे, मैथमेटिक्स की तो कोई भाषा नहीं है, आपको भाषा समझ के उसका समीकरण बनाना है। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जोड़ के देखा गया है, बिल्कुल सही जवाब है। और अंतिम सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिसकैलकुलिया इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या है इंक्लूसिव क्लासरूम। बोला कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम में जो है कौन सी बात डिसकैलकुलिया के बारे में सच है। डिसकैलकुलिया मैंने अभी पढ़ाया था, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। ये एक पढ़ने लिखने की असुविधा है जहाँ बच्चा मैथमेटिकल या गणितीय संख्या को सॉल्व नहीं कर पाता या उसे दिक्कत होती है, चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है। तो कौन सी बातें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो ये देख लेते हैं हमारा कौन सी बात सही है। इट लीड्स टू डिफिकल्टी टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड इन फॉलोइंग स्टेप्स इन अ मैथमेटिकल प्रोसेस। तो क्या करना, यही आंसर है हमारा, गलत तो नहीं लिखा है ना। डिसकैलकुलिया क्या है, ये एक डिफिकल्टी है, एक असुविधा है जहां हम गणितीय समीकरण नहीं बना पाते, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर पाते, स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाते कि मैथमेटिक्स को शुरू कहाँ से करें, कितने स्टेप्स को फॉलो करने के बाद सॉल्व कैसे करें, है कि नहीं। तो ये तीनों नहीं होगा, हमारा आंसर कौन होगा, ए नंबर होगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और WB टेट 2022 की मुहिम की इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मैंने अपने कंधों पे ली है और भी टीचर्स अपने कंधों पे ली है, वो सिर्फ आपके लिए। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, पूरी वीडियो फ्री है, हमेशा आज कल फ्री थी, आज फ्री है, आगे भी फ्री होगी। हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा तक भी ये शिक्षा निःशुल्क पहुँचे, क्योंकि उसको भी अधिकार है नौकरी मिलने का, अपने जीवन को सुगम बनाने का, ज़िंदगी में कुछ पाने का, सफलता पाने का। उसके लिए किसी को तो आगे बढ़ना होगा। हम आगे बढ़े हैं आपके लिए, काबिल एकेडमी आपके लिए आगे बढ़ा है, और हमारी हर क्लास आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। सिर्फ काबिल एकेडमी चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, रोज़ यहाँ क्लासेस कीजिए, रोज़ आपको क्लासेस मिलेंगी, हिंदी पेडागोगी, मैथ्स पेडागोगी, इंग्लिश पेडागोगी, आपका चाइल्ड पेडागोगी, EVS पेडागोगी, हर टॉपिक के ऊपर को बेहतरीन क्लासेस मिलेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए जाएंगे और वहीं पे हर टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। ये प्रयास सफल हो, इसके लिए हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और वो मोटिवेशन कुछ नहीं बल्कि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपकी 2 बातें। कैसे लगी आपकी ये वीडियो कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, सब्सक्राइब कर ले, ऐसा फील होगा कि हाँ आप मेरे साथ इस सफ़र में साथ चल रहे हैं। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि हमें यह एहसास हो कि आपको इस बात की चिंता है कि काबिल एकेडमी की एक भी क्लास हम आज से मिस नहीं करेंगे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।